हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई डेली 10 टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एन एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस C0। सो यहाँ पर आपको नहीं दिखाया है, हम दिखा देते हैं। ये देखिए है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में एयर है और इसका कैपेसिटेंस है C0। If the space between the plates is filled with a dielectric of dielectric constant K for 1/3 of the area as shown in the figure A, ये वाला दिखा रहा है यहाँ पर, and for 1/3 of the distance as shown in the figure B, ओके यहाँ पर दिखा रहा है। तो दो केसेस दिखा रहा है। शुरू में कैसा था, C0 था, केवल एयर था इसके बीच में, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए D है। बाद में क्या किया, इसका 1/3 जो एरिया का है उसको डायरेक्ट्रिक जो है सो K कर दिया इसका, और बाकी सब एयर है। सेकेंड केस में क्या किया, अब इसको पैरेलल टू प्लेट जो है सो D/3 विड्थ का जो है यहाँ पर K वैल्यू का डायलेक्ट्रिक डाला और बाकी एयर है। ये दो केसेस हैं, फिगर 1 का एक केस है और फिगर B का केस है। और पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन A टू द कॉन्फ़िगरेशन B। यहाँ पर यदि इसका कैपेसिटेंस CA आता है और यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस यदि CB आता है तो वो पूछा है आपसे CA डिवाइडेड बाय CB कितना होगा, यही बताना है आपको। तो एक एक करके निकालते हैं, एक लाइन दे देते हैं, इधर CA निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो ठो कैपेसिटर है, एक को C1 कहते हैं, एक को C2 कहते हैं, और ये दोनों ही कैपेसिटर जो है सो पैरेलल में है। इसका एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरे का एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरा जो कैपेसिटर है उसका भी प्लेट यहीं पर है। दोनों ही कैपेसिटर का एक प्लेट इस जगह पर है, राइट, और दोनों ही कैपेसिटर का दूसरा प्लेट एक जगह पर है। तो इस तरह से ये दोनों पैरेलल हो गए। तो ये पैरेलल केस है और ये सीरीज केस है, एक के बाद दूसरा आ रहा है। एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक बन गया आपका, ये C1, और दूसरा कैपेसिटर ये C2 बन गया। ये दोनों का जो है सो एक के बाद दूसरा आ रहा है, एक का प्लेट दूसरा का प्लेट ये हुआ, फिर दूसरा प्लेट से दूसरा कैपेसिटर ये बन गया। तो यहाँ पर जो पैरेलल है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत ही आसान होता है। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सो जस्ट सम होता है 1 और 2 का। तो पहला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, जो फॉर्मूला है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन 0 क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A/3 है, बाय D डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो D है, प्लस ये पैरेलल में इसलिए प्लस कर दे रहे हैं। दूसरा जो प्लेट है उसके लिए एप्सिलॉन 0, एरिया कितना है, इसका एरिया जो है सो 2A/D है, 2A/3 है, 2/3 यहाँ बच गया, 1/3 इधर दे दिया, और डिस्टेंस तो सेम है D। और इस तरीके से इसको यदि हम ऐड करते हैं तो जो कॉमन है उसको पहले बाहर कर लेते हैं, एप्सिलॉन 0 A/3D इतना कॉमन है, इसमें बच गया कितना, इसमें 1 और इसमें बच गया 2। तो कितना आ गया, थोड़ा सा और मिस्टेक है यहाँ पर कि फर्स्ट में जो है सो के है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, वो तो लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, ये के हो गया। तो ये कितना आया, एप्सिलॉन 0 A/D, और इधर हो गया K+2/3। इसको उसने C0 बोला था, देखिए C0 बोला था जस्ट एयर के साथ में, तो ये वैल्यू हो गया C0 K+2/3। ओके नेक्स्ट इसका देखते हैं, CB कितना आ रहा है। अब देखिए दोनों जो है सो सीरीज में है, तो सीरीज के लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे वो करेंगे C1 टाइम्स C2/C1 + C2, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर
यदि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो दो स्टेप के बाद में ये जो फार्मूला देगा वो क्या देगा, वो ए देगा कि एप्सिलॉन 0 ए बाय सम ओवर डी आई बाय के आई, ये फार्मूला देगा। यहाँ पर डी जो है सो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट, और के जो है सो वो दोनों प्लेट के बीच में जो डायलेक्ट्रिक है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस केस में एप्सिलॉन 0 ए बाय, ये एयर है, एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो होता है, उसका विड्थ कितना है एयर का, 2d/3, 2d/3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये जो दूसरा है डायरेक्टिव कांस्टेंट के है, इसका विड्थ है d/3 डिवाइडेड बाय के। यही फार्मूला आएगा यहाँ से, यदि आप निकालोगे तो आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्म में, क्योंकि इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और निकालिए क्या आ रहा है, एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, और ये 3 भी नीचे है ऊपर चला गया इधर, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, बच गया 1/2 प्लस 1/के। डी तो बाहर चला गया और 3 भी बाहर चला गया, राइट, तो यहाँ 2 बचा। नहीं, ये गलत मैं लिख रहा हूँ ना, ये तो गलत तरीके से लिख रहा हूँ। पूरा हटा देता हूँ इसे, जो कॉमन है उसको पहले करते हैं बाहर, एप्सिलॉन 0 ए बाय d/3, इतना कॉमन है। फर्स्ट में क्या बचा, मैं फिर मिस्टेक कर रहा हूँ, एप्सिलॉन 0 ए ये ऊपर में है, और नीचे में क्या है, नीचे में देखिए d/3 कॉमन कर लेते हैं, इसमें बचा 2, इसमें बचा 1/k। अभी 3 को ऊपर ले जाते हैं, 3 एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, और ये हो गया आपका 2k प्लस 1, के को भी ऊपर ले जाते हैं, ये आ गया। अब इसमें से हम सेपरेट कर लेते हैं एप्सिलॉन 0 ए बाय डी को, क्योंकि इसका वैल्यू c0 है, और बाकी जो बचा सो यहाँ पर लिखते हैं 3k बाय 2k प्लस 1, ये c0 है, 3k बाय 2k प्लस 1, ये वैल्यू हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है, उसको निकाल लेते हैं। रेशियो है निकालना है CA बाय CB का, CA देखिए यहाँ पर कितना है, C0 k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3, CB लिखना है, नीचे से लिखना शुरू करेंगे, C0 3k 2k प्लस 1, C0 केवल कटा और तो कुछ कटा नहीं, कुछ कटा क्या, और नहीं कटा, k प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 1 बाय 9k, ये आपका आंसर हो गया, k प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9k। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है k प्लस 2 2, ये वाला k प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9k। तो इस तरह से इसको बना लेते हैं, ये काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो है सो दो केसेस दिए हैं, फिगर ए में और फिगर बी में। फिगर ए में दो जो एक ही जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका दो एरिया में डिवाइड कर दिया है, a/3 और 2a/3। a/3 वाले को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे दिया और दूसरा का हवाई है। ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि दोनों का एक प्लेट एक जगह पर है और दूसरा प्लेट दूसरी जगह पर है, तो पैरेलल में होने से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत इजी हो जाता है, जस्ट सिंपली सम कर देते हैं, सम कर दिए और एक एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन ये जनरल फार्मूला है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जहाँ पर कि हमें एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्टेंस दिया हुआ रहता है। तो उस केस में हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितना होगा, एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाय जितना भी इसमें डायलेक्ट्रिक्स है उसका विड्थ डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सम। पहला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, उसका विड्थ डिवाइडेड बाय k1 प्लस दूसरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का विड्थ d2 है डिवाइडेड बाय k2, ऐसे सब कर लेंगे। तो यहाँ पर दो ही है तो दो का सम किया मैंने। पहला जो डायलेक्ट्रिक है हवा, उसका विड्थ है 2d/3 ऊपर में देखिए, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। दूसरा जो डायलेक्ट्रिक है उसका स्ट्रेंथ है k और विड्थ है d/3, तो d/3 बाय k।
इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास एक एक्सप्रेशन आया, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ गया। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग मतलब कि आप इन्फिनिटी समझ सकते हैं, कैरीज ए करंट ऑफ आई, ठीक है। ये लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है। ये कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द वायर, जिस प्लेन में वायर है उसी प्लेन में इसको भी रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप एक 2D प्लेन का पिक्चर है, यहाँ पर ये जो है लूप जो आपको दिख रहा है स्क्वायर लूप, वो दो 2D प्लेन में है, और ये दोनों एक प्लेन में होना जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह से रखा हुआ है कि दोनों एक प्लेन में है, क्वेश्चन में कह दिया है। विथ टू साइड्स पैरेलल टू द वायर, दो साइड, ये दोनों साइड इस वायर के पैरेलल है, और दो ऑफकोर्स पैरेलल नहीं होंगे। द नियरेस्ट साइड ऑफ द लूप इज एट ए डिस्टेंस आर, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको कितना है, वो आर है, स्मॉल आर, फ्रॉम द वायर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, इससे होकर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा वो आपको बताना है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, कितना होता है, ये कोई भी आपके पास एक लूप हो जाए, ठीक है, एक कंडक्टिंग जो वायर है वो एक लूप बना दे, और इससे होकर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई। इसको हम सिंपली कह सकते हैं बी, और यदि इस पर परपेंडिकुलरली पास कर रहा है बी तो बी ये कहेंगे, और यदि परपेंडिकुलरली नहीं पास कर रहा है तो हम कॉस्ट यहाँ पर लगा देंगे, कॉस्ट थीटा। ये थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ऊपर होगा या नीचे होगा वो डायरेक्शन डिपेंड करता है कि किधर करंट फ्लो कर रहा है, तो वही यहाँ निकालना है। तो ये फार्मूला कब वैलिड है, ये फार्मूला तब वैलिड है जब एरिया कांस्टेंट रहे, बी कांस्टेंट रहे, और उसके बीच का एंगल भी कांस्टेंट रहे। यहाँ पर क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर, इस वायर की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन किधर है, आप राइट हैंड का रूल यूज कीजिए, अपना दाहिना हाथ लीजिए, करंट के डायरेक्शन में जो वायर है यहाँ पर, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए, और जिस पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे फील्ड चाहिए, उधर ले जाइए। आपका थंब दिखाएगा कि डायरेक्शन किधर है फील्ड का, वो नीचे की ओर दिखा रहा है, इनटू द प्लेन, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका जो है नीचे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आप बोलेंगे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री क्यों नहीं होगा, इसलिए कि ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, इसका एरिया भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसका जो एरिया किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसका प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, वो एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, और फील्ड भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एंगल तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। तो हम जस्ट मैग्नीट्यूड्स में से मुझे मतलब है, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें जस्ट बी और एक से मतलब है, लेकिन बी का जो वैल्यू है, इसकी वजह से जो किसी भी जगह पर जो बी का वैल्यू आता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है, वो कितना होता है, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई डी। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इसका डी, तो ये डी पर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फील्ड कम हो गया, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो फील्ड और कम होगा। ये तो सही बात है ना, किसी भी चीज़ का इफेक्ट जो है सो जैसे जैसे डिस्टेंस उससे हम दूर चले जाएंगे उसका इफेक्ट कम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, यहाँ पर जस्ट 1/d के रूप में कम हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सो हर जगह कांस्टेंट नहीं है, ये फार्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो क्या करें, तो वैसे केस में हम करते हैं कि ठीक है, एक हम एलिमेंट ले लेते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एरिया हमने ले लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं x है। यदि ये डिस्टेंस x है तो ये जो विड्थ है वो dx होगा, ये यदि डिस्टेंस y है तो विड्थ dy होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़े। और ये लेंथ कितना है, मान लीजिए लेंथ दिया है ना, ये साइड l दिया है, तो l इधर भी है, l इधर भी है। तो इसका जो एरिया नजर आ रहा है एलिमेंटल एरिया, वो कितना हो गया, l टाइम्स dx हो गया, ये इसका एरिया, एरिया पता हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है, इस एलिमेंट के पास में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b एट x पर ना, वो म्यू 0 आई बाय 2 पाई डिस्टेंस, यहाँ से जो डिस्टेंस है x। तो अब फ्लक्स जो इससे होकर पास कर रहा है, इससे होकर जो फ्लक्स पास कर रहा है उसको डी फाई कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्स पास कर रहा है,
और डी फाई को इस फार्मूला से लिखेंगे कि अब यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, एक्स यहाँ से यहाँ तक में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं किया, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो हम उसको मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वहां पर सेम है इस एरिया तक के लिए। एरिया कितना है, एल डी एक्स के लिए। और एंगल यहाँ पर तो या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, उसको हम नहीं लेते हैं। इसी को यदि हम इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, b ऑफ x l dx। x देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एरिया की हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस एरिया में निकाल रहे हैं, इस लूप के एरिया में निकाल रहे हैं। तो लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब r से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है, r प्लस एल तक, r से r प्लस एल तक जा रहा है। ठीक है, अब b का वैल्यू रखिए और इंटीग्रेट करके सब सिंप्लीफाई कीजिए आपका आंसर। b का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, जो कांस्टेंट उसे बाहर भी कर लेते हैं। ये x का इंटीग्रेशन है, तो x रखेंगे अंदर में और बाकी सब बाहर कर लेते हैं। म्यू 0 आई बाय 2 पाई एक कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लिए। यहाँ पर b के से आया 1 बाय एक्स और इधर है l को भी बाहर कर लेते हैं, ये dx है। x जा रहा है r2 r प्लस कैपिटल L। ये म्यू 0 आई एल बाय 2 पाई जो कि कांस्टेंट है, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉन ऑफ एक्स। लॉग जो जिसका बेस है नेचुरल, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, जिसका बेस है यूलर नंबर e। ln का मतलब हुआ आपका लॉग टू द बेस यूलर नंबर e, जिसका वैल्यू होता है 2 पॉइंट कितना 72 समथिंग लाइक दैट, ऐसे होता है। ओके, लोअर लिमिट है r, अपर लिमिट है r प्लस एल। सबका वैल्यू रखिए और आपका आंसर म्यू 0 आई एल बाय 2 पाई ln, पहले r प्लस एल रखिए, r प्लस एल, फिर माइनस दीजिए और लोअर लिमिट रखिए ln r। अब यहाँ पर ln m माइनस ln n, वो क्या हो जाता है ln m बाय n। लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो प्रॉपर्टी है, म्यू 0 आई एल बाय 2 पाई लॉग पहले वाला और नीचे वाला यहाँ आ गया a, आपका आंसर। कितना फ्लक्स हो गया, टोटल जो फ्लक्स पास कर रहा है इस लूप से होकर वो यही है, म्यू 0 आई एल बाय 2 पाई। म्यू 0 आई एल बाय 2 पाई वो तो देखिए हर जगह है, ln r प्लस एल बाय r, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से देख लीजिए कि यदि आपका फ्लक्स निकालने की जरूरत पड़े या कोई और भी क्वांटिटी निकालने की जरूरत पड़े, वो यदि वैरी कर रहा है तो हम कैलकुलस यूज कर लेंगे। यदि बी कांस्टेंट रहता है तो सिंपली यहीं से निकाल सकते थे। दूसरा कोई ऐसा भी हो सकता था कि एरिया कांस्टेंट न रहे, एरिया बढ़ता रहे। मान लीजिए अभी तो एरिया हर जगह, हर एक एलिमेंट का एरिया सेम है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है ये थोड़ा सा इसका शेप ऐसा चेंज कर देते हैं कि एरिया हमेशा चेंज होते रहेगा, तो वहां पर भी हमें इस कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ए चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है और मास m है इज रिलीज मतलब कि इसका स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 है, फ्रॉम रेस्ट, वो लिख भी दिया है, इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। ये यूनिफॉर्म है, E कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ या स्पेस के साथ। वही हाल B का भी है, B भी टाइम या स्पेस के साथ चेंज नहीं कर रहा है, जो वैल्यू हर जगह सेम है, टाइम के साथ भी और स्पेस के साथ भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों एक ही डायरेक्शन में। मान लीजिए दोनों जो है वो एक्स एक्सिस की ओर है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड एक्सिस है। मान लेते हैं दोनों इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल को क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए ओरिजिन पर छोड़ दिया, उसके बाद में इसका मोशन कैसा होगा, बहुत सारा दिया, हेलिकल पाथ होगा विथ इंक्रीजिंग पेज, हेलिकल पाथ होगा विथ कांस्टेंट पेज, सर्कुलर पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, क्या होगा। तो देखते हैं, पहले तो रख दिया है यहाँ पर, जैसे इसको u इक्वल टू 0 पर रख दिया है, u इक्वल टू 0 पर रख दिया है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या। देखिए दो फोर्स लगते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। ये तब भी लगता है जब ये रुका हुआ है, चाहे चल रहा है,
इसका स्पीड से कोई मतलब नहीं है, और इसका वैल्यू होता है चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तभी काम करता है जब वो मूव कर रहा है, और वो भी एक डायरेक्शन छोड़कर बाकी डायरेक्शन में। इसको देते हैं ई भी क्रॉस बी से। चार्ज क्यू है तो हम क्यू ही लिखें, ये क्यू है। ऐसे देखिए भी क्रॉस बी है, तो यदि भी और बी का डायरेक्शन सेम हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। या भी यदि जीरो हो गया तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो शुरू में एट टी इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू ई है, ये तो लग रहा है। किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फोर्स वो लग रहा है, वो नहीं लग रहा क्योंकि रुका हुआ है, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ेगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो शुरू में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा देर के बाद में एट टी इक्वल टू डेल्टा टी टाइम पर, बस जस्ट थोड़ा देर के बाद में, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो वही का वही लगेगा फिर, क्योंकि वो स्पीड पर तो डिपेंड नहीं करता, ये सेम लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा क्योंकि इसमें स्पीड आ गया है, क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है, वो काम करना शुरू कर देगा। अब जरा ये देखिए तो, काम तो करना शुरू कर देगा, लेकिन भी क्रॉस बी कितना है। भी क्रॉस बी मतलब क्या कहता है कि यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। भी क्रॉस बी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू होता है दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट टाइम्स साइन थीटा। थीटा दोनों के बीच का एंगल है। किधर चल रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इनिशियली स्पीड तो है नहीं, तो वो चलेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, ये पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो किसके डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री हो गया तो साइन जीरो कितना हो गया, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा है, अब भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब नहीं, अभी नहीं लग रहा है, शुरू में भी नहीं लग रहा था। तो जो भी लग रहा है, क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। और किधर लग रहा है, एलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, जिधर उसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय मास। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है क्यू ई डिवाइडेड बाय मास। इस एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि एक्सेलरेशन है तो उसका स्पीड बढ़ेगा। तो यही आपका आंसर होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। हाँ, तो किधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा नहीं सका। लेकिन यदि समहाव किसी भी तरीके से थोड़ा सा यदि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता, इधर ना जाकर थोड़ा सा भी इधर आ जाता, इस थोड़ा टेढ़ा हो जाता रास्ता, तो ये थीटा जो है सो 0 डिग्री ना होकर मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो जाता, तो थोड़ा सा फोर्स इस पर लगता है। अब ये जो थोड़ा सा फोर्स लगता वो क्या करता, वो उसको हेलिकल पाथ में डाल देता, क्योंकि ये जो वेलोसिटी आएगा उसको दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग दिस डायरेक्शन जो कि कुछ नहीं करेगा, और दूसरा जो है सो किधर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड के यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप चलाते हो कोई भी चीज को, तो वो क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है ऐसे। ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो रहा है, अभी स्ट्रेट पाथ में चले, स्ट्रेट जो लाइन है उसी के पाथ में चलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 लग रहा है। वही स्टोरी कुछ और होता यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों परपेंडिकुलर होता या किसी एंगल पर होता तो। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से है। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक एलसीआर सर्किट है, एल फॉर इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। वो सर्किट है, सीरीज सर्किट है, तीनों सब सीरीज में है। ये देखिए एल हो गया आपको, ये सी हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपको कनेक्ट कर दिया है एक एसी सोर्स से, ठीक है। एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। एट रेजोनेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। अब रेजोनेंस पर क्या होता है, रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस तब होता है जब इसका इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, उसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको कहते हैं
इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों जब सेम हो जाए, इसका जो रिएक्टेंस का हम बात कर रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होता है ओमेगा एल, ये होता है 1/ω c। और ये दोनों जो है सो परपेंडिकुलर होता है। ये जो रेजिस्टेंस इधर है ना, इसको हम वेक्टर फॉर्म से दिखा सकते हैं। ये एक्स सी होता है और ये एक्स एल होता है ऐसे। यदि ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, चूंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, एक इससे 90 डिग्री अबव है, एक इससे 90 डिग्री नीचे है, लेकिन दोनों एक्सी और एक्सएल आने की जो रिएक्टेंस है, जिसको आप सोच लीजिए एक तरह से रेजिस्टेंस का जो काउंटर पार्ट है इन दोनों के लिए, ये केवल जो आपको रेजिस्टेंस की यहाँ बात कर रहे हैं वो केवल एसी सोर्स में मिलेगा, क्योंकि ओमेगा पर डिपेंड करता है। डीसी सोर्स में ओमेगा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। डीसी सोर्स में ये ओमेगा जो है सो 0 हो गया, और इसलिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात करते हैं वो 0 होता है। तो डीसी सोर्स में जब हम बैटरी लगाते हैं तो कोई ये रिएक्टेंस रेजिस्टेंस नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर एसी सोर्स में वो रेजिस्टेंस जैसा चीजें देता है। ठीक है, लेकिन यदि ये दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा, ये दोनों यदि सेम हो जाए तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो केवल रेजिस्टेंस बचेगा, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, वही सिचुएशन है रेजोनेंस का, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, इस रेजोनेंस में ऐसा सिचुएशन होने पर जो टोटल इसका रेजिस्टेंस है, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो कितना होता है, ये देखिए तीनों 90 डिग्री पर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन के रूप में। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है एक्स सी माइनस एक्सएल लिखते हैं ऐसे। ये है इम्पीडेंस जो कि ओम ही है, यानी रेजिस्टेंस ही है। ये दोनों सेम हो गया एक सिचुएशन में, रेजोनेंस में क्या होगा कि एक्सएल और एक्सी ये दोनों सेम हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो आपको जेड जो मिला, जो इम्पीडेंस मिला, वो प्योरली रेसिस्टिव है, जस्ट रेजिस्टेंस जैसा है। और इस केस में जो करंट इसमें फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा, V बाय जेड, राइट। ओम्स लॉ जैसे लिखते हैं ना, V इक्वल टू आई आर, डीसी के केस में ये वही यहाँ पर एसी के केस में लिख रहे हैं। यहाँ पर आर को हम रिप्लेस कर रहे हैं जेड से। जेड जो है सो इम्पीडेंस है, और ये डिपेंड करता है ओमेगा पर। देखिए ओमेगा पर डिपेंड करता है, ये एक्सी का वैल्यू 1/ω c, एक्सएल का वैल्यू 1/ω_L रखेंगे तो ओमेगा पर डिपेंड करता है, बस इसलिए नाम अलग रखे हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये V/R हो जाएगा, और ये R जो है सो मैक्सिमम हो गया, ये जेड जो है सो मिनिमम हो गया एक्चुअली। ये जो जेड है, इसको जेड ही भी लिखते हैं, R² प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ये जो है सो मिनिमम है, जेड जो है सो मिनिमम है कब, जब एक्स इज इक्वल टू एक्सएल है, और जेड मिनिमम है, मतलब करंट क्या है, मैक्सिमम है। ये जो करंट आया वो हो गया मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में, एक ही कंडीशन में मैक्सिमम करंट होगा जब ये दोनों रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो गया। यानी कि आप इस तरह से सोच लीजिए, कैपेसिटर और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इन एसी सोर्स के समय में, एसी करंट में, वो दोनों सेम हो गया, तो एक दूसरे को खा गया, और जो बचा सो केवल रेजिस्टेंस बचा यहाँ पर। और आपके पास जो मैक्सिमम करंट आया वो कितना आया, वो करंट आ गया आपका V/R। ठीक है, अब 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ, देखिए एक एक करके कौन सही है कौन गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, द करंट इन द सर्किट इज मिनिमम। नहीं, अभी भी बताया कि करंट जो है सो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये जो इम्पीडेंस है इसका, यानी रेजिस्टेंस कर सकते हो, एसी करंट के केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया, इसलिए करंट मैक्सिमम हो गया, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2। अब π/2 कैसे होगा, यहाँ पर जो दिखा रहा है आपको ना, ये जो दिखा रहा है, ये वोल्टेज का इधर, वोल्टेज का जो फेज है वो है रेजिस्टेंस के साथ में। एक्सी जो कैपेसिटर का जो फेज है वो 90 डिग्री अहेड है, और ये इंडक्टर जो दिख रहा है उसका जो, उसमें जो करंट है उसका फेज 90 डिग्री कम रहता है, जो वोल्टेज सप्लाई दिए देते हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों तो एक दूसरे को खा गया, जो बचा सो क्या बचा, केवल इंडक्टर ही तो बचा है, रेजिस्टेंस ही तो बचा है। तो जो फेज है यहाँ पर, ये जो एंगल बनाएगा फेज, वो कितना बनाएगा, वो 0 डिग्री बनाएगा ना, क्योंकि आपके पास जो है सो जेड के नाम पर केवल रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का दोनों ही सेम फेज में रहता है।
वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहता है। यहाँ पर आप ऐसे निकालोगे ना, आई इक्वल टू वी बाय जेड, तो यहाँ पर वी बाय आर कर दिए, और वी जो है सो वी जीरो साइन, जो भी है यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो भी दिया है सो है। तो ये इसका फेज करंट का वही फेज है जो ये वोल्टेज का फेज है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा नहीं है इसमें, यहाँ पर जो है सो इसका कोई वैल्यू नहीं है। यही यदि इसका वैल्यू रहता, यदि जीरो नहीं हुआ रहता इस तरह से, ए आर है, ए एक्स एल है, ए एक्स सी है, और ये दोनों जीरो नहीं होता, तो आपको आता है यहाँ पर ये इम्पीडेंस, राइट। और ये आर के साथ, आर मतलब कि जो अप्लाई वोल्टेज है उसके साथ में ये कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो ये फाई होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब बोल रहा है करंट 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा यदि अकेला होता सर्किट, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं है, जस्ट ये एक तो कैपेसिटर होता तो भी 90 डिग्री होता, एक इंडक्टर होता तो भी 90 डिग्री होता। और इस केस में जब तीनों है, LCR तीनों है और रेजोनेंस में है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को खा गया है, तो आपके पास जो बचा है वो केवल रेजिस्टेंस बचा है, एक केस बचा है। और इस केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, तो ये गलत बात है। सही आंसर होता 0 डिग्री, रेजोनेंस के समय दोनों फेज में होता है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, ये सही है ना। अभी जो इम्पीडेंस दिखाया यहाँ पर मैंने आपको निकाल कर, पूरा का पूरा रेसिस्टिव आया, रेसिस्टिव में रेजिस्टेंस वाला आया, ये दोनों एक दूसरे को खा गया। रेजोनेंस में ही तो होता है कि एक्सएल और एक्सी सेम होता है। ये जो रेजिस्टेंस, एसी सोर्स में जो रेजिस्टेंस है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटी रिएक्टेंस कहते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है, मैग्नीट्यूड, और चूंकि डायरेक्शन तो अपोजिट होता है इसलिए खा गया, तो ये बात सही है। द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज मैक्सिमम, ये गलत है। वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो आप निकालोगे वो क्या निकालोगे, वोल्टेज जो निकाल रहे हैं एलोंग एल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई क्रॉस एक्सएल, और एक्सएल है आपका ओमेगा एल। ये देखिए ओमेगा का फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है एक ओमेगा का, तो ओमेगा यदि जब बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है। और ओमेगा ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पर होगा ना, ये बहुत बढ़ सकता है, यहाँ पर तो इन्फिनिटी है नहीं, ऐसा मैक्सिमम नहीं है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर कितना है, कोई फाइनाइट वैल्यू है इसका, क्योंकि ओमेगा के यहाँ पर वैल्यू फिक्स दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि एक्सएल इजकल टू 1/XC, एक्सी, और एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ωc। यहाँ से ओमेगा आ गया आपका L/C, ये ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टेंस वो फिक्स्ड है, इन मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 point charges plus q and minus q are placed along the at position 0a and 0 - a। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो 0a पर है, कहाँ है 0a, एक यहाँ पर है, और एक तो है 0 - a, यहाँ पर है 0a और 0 - a, ये है 0 - a, दो ठो चार्ज है, ठीक है। और चार्ज कितना है, क्यू क्यू है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो ये क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया ना, डाइपोल हो गया। और जिसका स्ट्रेंथ कितना है, डाइपोल का स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट इसका जो है P, वो होता है एक चार्ज टाइम्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सो A से A तक 2a, कितना आपका डायरेक्शन, और डायरेक्शन किधर है -2 along y एक्सिस, तो J एक तरफ कर देते हैं। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है कि एक चार्ज जो है यहाँ पर प्लस क्यू जो है, चार्ज जो है सो रख दिया है कोई डिस्टेंस x पर जो कि बहुत दूर में है, यहाँ पर रखा हुआ है कोई चार्ज स्मॉल क्यू। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा, वो आपको बताना है। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो आप बताइए कि कितना लगेगा। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है
वो कितना होता है? डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0। आगे क्या होता है? P/r³। ठीक है, ये होता है इस केस में, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में। और दूसरा यदि इधर होता हमारा, इस केस में रहता, तो हम उसको लिखते 1/4πε0 2P/r³। ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पर। और डायरेक्शन इसका इधर जाएगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा। यदि दोनों को मिला के आप लिखना चाहो तो आप शायद ये फार्मूला याद रखे हो, 1/4πε0 P.r r वेक्टर माइनस P वेक्टर बाय r³। ये दोनों को कंबाइन कर देता है। यदि एंगल इस दोनों के बीच में P और R के बीच में जो है 90 डिग्री हो गया तो ये खत्म हो गया, तो -P/r³, जो कि इस केस में है। P का जो डायरेक्शन है, P का डायरेक्शन इधर है, तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये कैसे जा रहा है? 1/r³। इस केस में r की जगह पर x हमारा है ना, क्वेश्चन में x बोला है, यहाँ तक इसको x बोला है, तो r को हम x से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर ठीक था, इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, ये ठीक था r, ये जनरल है। तो ये फार्मूला आप याद रखिए या ये फार्मूला याद रखिए। और ये फार्मूला तभी वैलिड है जब x जो है सो मच मच ग्रेटर देन a है। ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है तब। तो देखिए ये कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, 1/x³, 1/x³। और इसलिए आपका आंसर हो गया 1/x³, ऑप्शन नंबर 3। आप ये मत समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है, बहुत जगह आपने देखा है कि 1/4πε0 होता है Q/r²। तो आप इसको 1/x² नहीं सोचने लगेगा। डायलेक्ट्रिक के केस में ऊपर में P है, डायमेंशन भी आप देख सकते हो, ऊपर में एक P है, तो इसके पास एक लेंथ है, चार्ज टाइम लेंथ है, एक लेंथ को ए न्यूट्रलाइज कर रहा है, तब जाके डायमेंशन दोनों का सेम होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और इस वीडियो में यही 5 क्वेश्चन डिस्कस करके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।